नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। जब भी कोई विमान हादसा होता है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि विमान कितना पुराना था, उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी, क्या वो उड़ाने लायक था। लेकिन जब बात ट्रेन में सफर की आती है तो पटरियों की हालत, बोगियों की कंडीशन सब हवा हो जाती है, क्योंकि ट्रेन में सफर करने से पहले कोई नहीं पूछता ट्रेन कितनी सेफ है। लेकिन बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेन आपस में टकराई, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। वहीं बात होगी यूपी में शुरू हुई मुस्लिम संग्राम की, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने ऐसा बयान दिया है कि तूफान आ गया। वहीं बात होगी मुस्लिम वोट को लेकर भाजपा की तैयारी की, जिसने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही बताएंगे कैसे मिहिर भोज को लेकर पश्चिम की राजनीति धधक रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, दहशत से भर देगा मंजर, एक साथ कैसे हुई 3 ट्रेन की टक्कर। क्योंकि एक ट्रेन के पटरी पर उतरने की बात आपने सुनी होगी, 2 ट्रेन के टकराने की भी तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन बालासोर में एक साथ 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज के हाईटेक जमाने में यह टक्कर कैसे हो गई। क्यों हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले से पटरी पर खड़ी मालगाड़ी का सिग्नल नहीं मिला? क्या ये लोको पायलट की गलती से हुआ या फिर यह हादसा कंट्रोल रूम की नाकामी से हुआ है? भगवान भरोसे रेलगाड़ी 2 मिनट में बन गई मौत की सवारी। दहशत से भर देगा मंजर, एक साथ कैसे हुई 3 ट्रेनों की टक्कर। सिस्टम हुआ फेल, हजारों यात्रियों की जिंदगी से किसने किया खेल। ये बीते 28 सालों में अब तक का हुआ सबसे बड़ा रेल हादसा है, जिसमें अब तक 288 लोगों के मारे जाने की खबर है और 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि आखिर एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर कैसे हो सकती है, क्योंकि बालासोर में हुए इस हादसे ने लोगों के भरोसे को तार तार कर दिया है। जिन्हें लगता है कि ट्रेन से सुरक्षित कोई सफर नहीं होता, लेकिन इस ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन में सफर करने वाले हर यात्री का दिल दहशत से भर गया है कि पता नहीं कब भरोसे की सवारी मौत की सवारी में तब्दील हो जाए। जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, मिला नहीं, किसी आदमी का पास सब ऐसे पड़े हैं, सब लोग ऐसा तरपा। ट्रेन हादसे के बाद पूरा सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने घटना स्थल पर जाकर पूरे हालात का जायजा लिया और इस हादसे के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भरोसे के साथ साथ मुआवजे का मरहम भी लगाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, प्रधानमंत्री कोष से 2 लाख रुपए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए के मुआवजे की बात सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुआवजे से रेल का सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि रेल हादसे को लेकर राजनीति भी छप्पर फाड़ हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए मंत्री से लेकर कंपनी तक सबको जिम्मेदार ठहराया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है, उस तो जिंदगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। जो परिवार मर गया, हर परिवार को मेरे का टाइम में भी मैंने और को नौकरी दिया था। बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं,
कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा। तो कहाँ कवच है भाई? एक के बाद एक 3 ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए, तो कवच कहाँ है? ये आज की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के सिस्टम में इतने सारे निरीक्षण की सारे हमारे पास धन मतलब सारे हमारे मशीनरीज है, सारे इक्विपमेंट है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, फिर भी क्यों नहीं हम सफल हो रहे हैं ये हादसा को रोकने के लिए। इन सब के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले के ट्रेन हादसों पर पुरानी सरकारों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन तभी बालासोर में ये हादसा हो गया। ट्रेन का दुखद दुर्घटना हो गया। एक साथ ट्रेन में 200 लोग मर गए, 400 लोग मर गए, ट्रेन यहाँ गिर गई, पटरी से यहाँ उखड़ गई। व्हाट इज हेडलाइन टुडे? आज का हेडलाइन है अब ये 10वीं वंदे भारत की शुरुआत हो रही है, अब ये 20वीं वंदे भारत की शुरुआत हो रही है। अब हमारे रेल मंत्री ने कहा है कि अभी तक वंदे भारत में बैठते थे, अब वंदे भारत में स्लीपर क्लास चले। यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, तभी हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई जा रही थी, वो बहानगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। केंद्र सरकार की जो सबसे पहली नीति है वो ये है कि जो भी लोग घायल हैं उनको बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा राहत बचाव कार्य पहुंचाया जा सके, जिससे कि जो लोग वहां पे फंसे हुए उनको रेस्क्यू किया जा सके। जाहिर तौर से बात है कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, इसके बाद से राजनीति भी चरम पर है, लेकिन वही रेल मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर तीनों ट्रेन का आपस में कोलिजन कैसे हुआ, कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर एक्सप्रेस और इसके अलावा मालगाड़ी का आपस में टकराव हुआ, जिससे कि इतने ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई और 900 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। बड़ी बात यह है कि आज के हाईटेक जमाने में यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ऐसे हादसों के पीछे अमूमन 2 कारण होते हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर सामने आ गई और टक्कर हो गया। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम से मिले निर्देश के हिसाब से चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देख कर दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर कौन सी ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइटों के जरिए दिखाया जाता है। जैसे अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है या चल रही है तो वो लाल दिखाएगा, और अगर पटरी और ट्रैक खाली है तो वो ग्रीन दिखाता है। इसी को देखकर कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को कंट्रोल रूम से पहले से खड़ी मालगाड़ी की जानकारी नहीं दी गई थी? क्या ये पूरी चूक कंट्रोल रूम से हुई थी, या फिर कंट्रोल रूम से मिले निर्देश को लोको पायलट ठीक से समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सालों में हम अपने रेलवे सिस्टम को हादसा मुक्त क्यों नहीं कर पाए? क्यों पुरानी गलती से आगे की सीख नहीं ले पाए? क्योंकि हम बात तो बुलेट ट्रेन की करते हैं, लेकिन 150 किलोमीटर की स्पीड पकड़ते ही पटरियों की सांसें फूलने लगती हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाक केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान, यूपी की राजनीति में मुस्लिम संग्राम। क्योंकि जब से राहुल गांधी ने मुस्लिमों की स्थिति और मुस्लिम लीग को लेकर बयान दिया है, तब से देश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुस्लिम वोटर और राहुल गांधी को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि कांग्रेस के साथ साथ सपा ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर मुस्लिम वोट की जंग, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री का तंज। आरके सिंह का विवादित बयान, यूपी की राजनीति में मुस्लिम संग्राम। इन लोगों का विकास नहीं किया उन्होंने मुसलमान के, लेकिन उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये लोग मूर्ख हैं। 19% मुसलमान, 24 में पूरे होंगे अरमान।
जैसे जैसे 24 का महासंग्राम नजदीक आ रहा है, मुस्लिम वोटर को लेकर राजनीतिक जंग तेज होती जा रही है। हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने में जुटा है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मुस्लिम वोटर को लेकर ऐसा बयान दिया है कि देश के सबसे बड़े सूबे का पारा चढ़ गया है। ये लोग सोचते हैं कि एक वोट बैंक हम बना करके रखें। इन लोग का विकास नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का, लेकिन उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये लोग मूर्ख हैं, वोट बैंक बन गए। अब कभी इसके वोट बैंक बन गए, कभी सपा के वोट बैंक बन जाते हैं। वोट बैंक बनने से थोड़े विकास होता है। एक्चुअली में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों के चुनाव में हार हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए। यह बौखलाहट है, क्योंकि लगातार चाहे देश हो विदेश हो, कर्नाटक के चुनाव का मामला रहा हो या अन्य जगह जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जनता नकार रही है, उसका असर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी पर मुझे लगता है दिखाई दे रहा है। आर.के. सिंह ने जहां मुस्लिम वोटर को लेकर बड़ी टिप्पणी की, वहीं एक तल्ख टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी की। इस पर पलटवार करते हुए सपा ने आर.के. सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव का पटना जाए या कहीं जाए उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। उनके दिन अब समाप्त हो गए। अखिलेश यादव इसीलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी ने एक पार्टी खड़ा की, तो ये पार्टी हो गई अब मुलायम सिंह यादव के परिवार की पार्टी। अब वो नहीं चलता है। बड़े खेद की बात है कि केंद्रीय मंत्री जी ने मुस्लिमों को मूर्ख कहा। राष्ट्रपति कलाम साहब भी मूर्ख थे, जाकिर हुसैन साहब भी मूर्ख थे। अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा सुधार लें और देश के ऐसे लोग जो सर्वोच्च पद पे बैठे रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसको अगर मूर्ख कोई कहेगा तो मेरा मानना ये है कि वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देख ले। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुस्लिमों में भी बहुत बड़े नेता देश के हुए हैं और मुस्लिमों को, मुस्लिम व्यक्तियों को और मुस्लिम समाज को मूर्ख बताना एक बड़ी गलत बयानबाजी की गई है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के द्वारा। दरअसल जब से राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिमों की स्थिति पर अपनी राय रखी है, मुस्लिम वोट को लेकर सियासी गोलबंदी तेज हो गई है। मायावती निकाय चुनाव से ही दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर से लौटती नजर आ रही हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। वो मुस्लिम वोट के दम पर यूपी में हाथ को मजबूत करने में लगे हैं। भाजपा पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं, जबकि सपा मुस्लिम वोटर को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि 2022 की तरह 2024 में भी मुस्लिम वोट उसे ही मिलेंगे। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, सभी मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सभी दलों का यह प्रयास है कि मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी की जाए। मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी होती है तो एक पार्टी को फ़ायदा होगा, ऐसा ये माना जाता है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी पसमानदा कार्ड खेल चुकी है। पसमानदा कार्ड खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी बार बार, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों में पसमानदा समाज के लोग हैं जिनको डबल इंजन की सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। यूपी में मुस्लिम वोटर की आबादी करीब 19% है, जिसका यूपी की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। ऐसे इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 में विपक्ष के जीते हुए 16 सांसदों में से 6 मुस्लिम हैं, जिनमें ज्यादातर पश्चिमी यूपी से थे। 2022 के चुनाव में भाजपा को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी की 80 में से 36 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा हैं। इनमें 40 से 50% मुस्लिम वोटर वाली 6 सीटें हैं, 30 से 40% मुस्लिम वोटर वाली 12 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 20 से 30% वाली 18 लोकसभा सीटें हैं। मुस्लिमों के इसी प्रभाव को देखते हुए हर राजनीतिक दल मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ये वोट बैंक एकजुट हुआ तो 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। लेकिन भविष्य की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ खड़ा होगा, ये देखना होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 7 मदरसों में होगा योग निशाने पर मुस्लिम वोट, क्योंकि भाजपा मदरसों और दरगाह में योग कराने की तैयारी कर रही है। क्योंकि इस बार योग दिवस पर योग होगा तो मदरसों और दरगाह में भी योग होगा। लेकिन जानकारों की माने तो योग की साधना से भाजपा मुस्लिमों के वोट को अपनी तरफ करना चाहती है, क्योंकि 80 सीट के लिए भाजपा ने हर मोर्चे पर अपनी गोटी बिठाना शुरू कर दी।
भाजपा की योग साधना 24 में जीत की कामना। मदरसों में होगा योग, क्या भाजपा को मिलेंगे मुस्लिमों के वोट? यूपी में भाजपा ने अपने लिए 80 सीट का टारगेट सेट किया है, जिसे हासिल करने के लिए भाजपा अभी से अपनी तैयारी में जुट गई है। क्योंकि भाजपा की नजर जहां एक तरफ हिंदू वोट पर है, वहीं एक नजर मुस्लिम वोट पर भी है, जिसमें सेंध लगाने के लिए भाजपा मदरसों और दरगाहों में योग का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम के संयोजक बना करके और लोकसभा में तैयारी करके लगभग 900 मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और इधर जगहों पर योग का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में मदरसे के छात्र, उस्ताद और जो सूफी और सूफी विचारधारा के लोग हैं, जो मोदी जी लगातार जिनकी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचने का काम और योग के लिए उनको प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार 21 जून को करेगा। मदरसों और दरगाहों में योग के आयोजन से भाजपा मुस्लिम वोटर का दिल जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में 900 जगह पर योग का आयोजन कराने की तैयारी की जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कहने को तो यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना है अल्पसंख्यक वोट बैंक। इसके अलावा भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से पीएम आवास योजना का लाभ पाने वाले उन 18 लाख से अधिक परिवारों से भी संपर्क किया जाएगा जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए लगातार पार्टी अल्पसंख्यक समाज के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। इसके अलावा भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18,50,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर तक जाएगा, क्योंकि भाजपा का दावा है कि उसने सबका साथ सबका विकास वाली नीति से काम किया है। उसकी योजनाओं का जितना फायदा हिंदुओं को मिला, उतना ही फायदा मुस्लिमों को भी मिला है। ये पूरी भागदौड़ मुस्लिम वोट के लिए है, जो भाजपा के लिए मिशन 80 के लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि भाजपा को अगर सभी 80 सीट पर कमल खिलाना है तो उसे मुस्लिमों को भी अपने पाले में लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं मिहिर भोज पर सियासी संग्राम, आपसी टकराव का क्या होगा अंजाम, क्योंकि 29 मई को सहारनपुर में जो सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा निकाली गई थी, उसको लेकर अब दो जातियों के बीच टकराव होता नजर आ रहा है। क्योंकि बागपत में जिस तरह से सपा विधायक अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके समर्थन में रालोद और मिहिर भोज का आयोजन कराने वाली पथिक सेना ने मोर्चा खोल दिया है। मिहिर भोज पर सियासी संग्राम, आपसी टकराव का क्या होगा अंजाम? सपा विधायक का पुष्पा वाला अंदाज, गरम हुआ पश्चिम का मिजाज। सम्राट मिहिर भोज पर पश्चिम में बड़ा संग्राम होता दिख रहा है, क्योंकि 29 मई को सहारनपुर में दो जातियों के बीच बड़ा टकराव टल गया। लेकिन अब बड़े संग्राम का ऐलान हो गया है, जिससे सहारनपुर से शुरू हुई ये लड़ाई अब पश्चिम के बाकी जिलों में भी धधक सकती है। दरअसल 29 मई को जब सपा विधायक अतुल प्रधान बागपत होते हुए सहारनपुर गौरव यात्रा में जा रहे थे, तब बागपत पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हो गई थी, जिस पर अतुल प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इसी दर्ज हुए मुकदमे के बाद पश्चिम का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा की अगुवाई करने वाली पथिक सेना अतुल प्रधान के समर्थन में उतर आई है और उसने बागपत पुलिस को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो अतुल प्रधान को गिरफ्तार करके दिखाए। तो वहां पर तो कुछ मुकदमा अब तक लगा नहीं। यहाँ लगाने के पीछे का मतलब है कि प्रशासन और ये सब सत्ता पक्ष के लोग ये घमंड में आ गए हैं,
लो चलो अतुल प्रधान मेरठ रहते हैं, आ जाओ ना बागपत की पुलिस, आओ गिरफ्तार करने आ जाओ ना, जरा मुकदमा लगाया। अगर यहीं ना बंदी बना लिया इन्हें तो जब कहना। किस तरीके से मरोड़ रहे हैं, उनका कुर्ता फाड़ दिया, उनकी जो है बेइज्जती करने का काम करा। इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर जरा यहाँ आप हाथ लगा करके दिखाएं। वो अकेले जा रहे थे तो कर लिया। इधर मुकदमा दर्ज होने से विधायक अतुल प्रधान भी गुस्से में हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। ये देखो, इनकी एक सोच, एक मनसा हो गई है। जब प्रशासन डर में रहता है, जब उनके मन में गलत चीज आती है, गलत सोच सरकार की होती है, तब इस तरह के कृत्य सरकार करती है। तो झुकने की जगह जहां पर आपकी आस्था है, चाहे वो आस्था आपके टीचर से हो, किसी व्यक्ति से हो, चाहे भगवान में हो, झुकने की जगह वहां है। अगर इनकी जातीय परेशानी से झुक जाएं तो फिर आप बताओ कौन अतुल प्रधान को अतुल प्रधान कहेगा? तो झुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहीं सपा की सहयोगी आरएलडी भी अतुल प्रधान के समर्थन में उतर आई है। उनको वहाँ, जैसे मैंने अखबारों से पढ़ा, उनको वहाँ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और एक आदमी वहाँ जा रहा है, शोभा यात्रा में जा रहा है, और जिसको ये सब लोग मानते हैं, मयूर भोज को न केवल एक बल्कि सभी समाज के लोग मानते हैं और उनके अच्छे कार्य उन्होंने हमेशा किए अपने राजकाज में, तो वहाँ जाना कोई गुनाह नहीं था। और मैं समझता हूँ वहाँ रोकना भी गलत था और मुकदमा दर्ज करना तो है ही गलत। लेकिन लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान ने इस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने सपा और आरएलडी पर जातीय संघर्ष कराने का आरोप लगाया है। पॉलिटिकल लोगों ने, जिनकी कहीं ना कहीं राजनीति समाप्त हो चुकी है जिन पार्टियों की, उनके आकाओं ने बैठ करके, इनकी गलती नहीं है ये जो गौरव यात्रा में गए, इनके आकाओं ने बैठ करके सपा, लोकदल और जो अन्य पार्टियां ऐसी हैं जो छटपटा रही हैं कांग्रेस जैसी, उन्होंने एक विवाद कराना चाहा। सम्राट मिहिर भोज पर पश्चिमी यूपी में शुरू हुआ संग्राम बड़े आंदोलन की गवाही दे रहा है और सहारनपुर से शुरू हुई इस मुद्दे पर गर्माहट पश्चिमी यूपी के कई जिलों में फैल सकती है। पहले से ही इस मुद्दे पर आर पार के मूड में नजर आ रही पथिक सेना सपा विधायक अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने और विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान के बाद और आक्रामक हो गई है। यानी 2024 नजदीक है और ऐसे में इस मुद्दे पर गर्माहट बहुत कुछ कहानी बदल सकती है। अब सवाल बड़ा है कि सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा से शुरू हुई ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि इसको लेकर पूरे पश्चिमी यूपी में माहौल गर्माता नजर आ रहा है, जिस पर सूबे की सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि 2024 की चुनावी जंग में सम्राट मिहिर भोज का मुद्दा गर्मा सकता है। सनु शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।